स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में घटना चक्र 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हेतु जो आपकी ये अध्ययन सामग्री है या जो स्टडी मटेरियल है जो कि आपका यूपीएचईएससी शिक्षा सेवन आयोग जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उससे ही रिलेटेड मैं आपका सारा मटेरियल लेकर आई हूँ जो कि आपकी घटना चक्र पुस्तक से मैंने लिया है। और इस पुस्तक में मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश क्या बल्कि मैं सारे ही कंटेंट आपको पूरा कंटेंट करवा दूंगी। लेकिन यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी फिर से कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को इतना पसंद करा है बहुत, और आप लोग इस मेरे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और साथ में आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे बता रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया एवं बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसमें कोई भी चीज़ गलत लगती है या कोई आपको लगता है कोई तथ्य मैंने गलत बता दिया है गलती से, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सुधारूंगी। और यदि आपको इसमें जो भी बाकी कमी बेशी लग रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आइए देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा इंडेक्स देखिए, अनुक्रमणिका आपको दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रिक्टली इन्होंने जो है आपका जो सिलेबस है जो कि आपका इससे रिलेटेड है आपका यूपीएचईएससी से, यानी कि उत्तर प्रदेश यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, इससे रिलेटेड है। तो यही इन्होंने आपका लिया है। हम जानते हैं हमारे जो 100 प्रश्न आते हैं उसमें से 30 प्रश्न जो होते हैं हमारे जीके जीएस के होते हैं। तो यही जो पूरा है इन्होंने यहाँ पे कवर अप किया। आप देख सकते हैं इकाई 1 में इन्होंने समसामयिक मुद्दे लिए हैं, इकाई 2 में इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने वही आपका सेम शिक्षण एवं शोध सामग्री। देखिए इसमें उन्होंने पूरा का पूरा सेम एज इट इज़ ही फॉलो किया है। मुझे बहुत अच्छी ये पुस्तक लगी है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या किया है, इसमें आईसीटी लिया है सेम एज इट इज़, देन आपका मानव एवं पर्यावरण लिया है, फिर आपका इन्होंने भारतीय इतिहास एवं भूगोल लिया है, फिर लास्टली इन्होंने आपका भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था लिया है। देखिए मैंने जो इसमें सबसे पहले यूनिट उठाई है वो मैंने उठाई है आपकी मानव एवं पर्यावरण। इसमें से आपका लगभग 10 मार्क्स का जो आपके प्रश्न होते हैं, यानी आपके 5 प्रश्न पक्के तौर पे आएंगे 30 में से, है ना। अब ये बात अलग है, एक ज़्यादा भी हो सकता है एक कम भी हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका जो 30 जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज एक आपका इधर से आता है 5 प्रश्न लगभग, एक आपके इधर से आते हैं 5 प्रश्न, और एक आपकी जो सेकेंड यूनिट है जो आपकी रिसर्च वाली है उससे भी आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो देखिए इसमें मैंने आपको कल जो वीडियो बनाई थी पार्ट 1 उसमें मैंने आपको मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध करवा दिया था, और साथ में जो आपका पर्यावरणीय क्षरण है कारण एवं निवारण, इसमें भी काफ़ी कुछ मैंने कवर करा दिया था, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो जा रही थी तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर रोक दिया था। अब मैं आगे इसी टॉपिक में से अपना स्टार्ट करने वाली हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इसका 3rd पार्ट आएगा उसमें मैं आपका ये वाला पूरा करा दूँगी। तो देखिएगा अब हम उसकी, अगर ये पसंद आएगी सीरीज़ आपको तभी मैं ये सारा आपको कवर अप कराऊँगी, यदि नहीं पसंद आती है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। लेकिन जो हमारा दूसरी वाली बुक जो मैंने चला रखी है टोह सीरीज़, वो आपकी कंटिन्यूसली आपके पास आती रहेगी। जब वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास और सारे भी सोर्सेज हैं, तो मैं आपके लगातार जो है आपके लिए ये आपके टेस्ट पेपर्स जो है जीएस वाले लगातार ही पूरा प्रयास करूँगी कि लाती रहूँ। देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ तक दिया हुआ है, और ये पूरा बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है पुस्तक में, ठीक है। तो देखिए कल मैंने आपको जो एनवायरनमेंट का पार्ट करवाया था उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट करा दिया था, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर इंडेक्स में दिखाया भी था। वो था आपका 1 मिनट, वो आपका था ये मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, और सेकंड इसका जो पार्ट है आपका पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण। इसमें से कुछ मैंने काफ़ी कुछ कल करा दिया था लेकिन मैंने रोक दिया था। तो आगे अब हम देख रहे हैं, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा इसमें एक कल पेज मुझसे बाय मिस्टेक मिसप्लेस हो गया था या छूट गया था, तो ये एक पेज को भी मैं आज कवर कर दे रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। देखिए मीथेन गैस है ना, मैंने कल आपको बताया था मीथेन गैस के बारे में।
धान के खेतों से भी इसका उत्सर्जन होता है, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो भी, वहाँ से भी इसका उत्सर्जन होता है। तो देखिए मीथेन गैस ये भी काफ़ी हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए और वायु प्रदूषण का एक मेन कहना चाहिए फैक्टर है या तत्व है ना। देखिए मीथेन जिसको हम CH4 कहते हैं, इस गैस को हम मार्श गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं, जैसे आपके गाय भैंस वगैरह होते हैं। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी हरित गृह गैस है, जो कि वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन इससे होता है। देखिए मीथेन, अब आप देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, CH4। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो हम इसे जानते हैं मार्श गैस के नाम से। आगे देखिएगा इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो इसके जो आपके स्रोत हैं वो है आपके, सबसे पहला बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय भैंस आदि, धान के खेत से इसका उत्सर्जन होता है, कोयले की खदानों से इसका उत्सर्जन होता है, आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स, ये इसके प्राकृतिक नेचुरल स्रोत हैं। मीन्स ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, जबकि ये सारे जो हैं ये जब हम करते हैं, है ना, या कोई जीव जंतु या मनुष्य के द्वारा स्वयं किए जाते हैं, तब ये सारे होते हैं, लेकिन ये तीनों प्राकृतिक हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्म हो सकता है। मान लीजिए कोई से भी 3 पॉइंट उन्होंने उठा लिए और एक कोई और उठा लिया और आपसे पूछा कि बताइए कौन सा मीथेन का स्रोत नहीं है, या इन्होंने पूछ लिया बताइए कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो मान लीजिए ये तीनों दे दिया आपको और इनमें से कोई एक दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्रोत हैं कौन से नहीं हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। इसके जो अप्राकृतिक स्रोत हैं वो हैं आपके बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, धान के खेत, कोयले की खदानें, जबकि आपकी जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कौन से हैं, आपके आर्द्र भूमि, समुद्र और आपके हाइड्रेट्स। आगे देखिएगा, और इन सब से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं, धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में, है ना, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग कहाँ से आता है, वेटलैंड से आता है, आंध्र भूमि से आता है, वेटलैंड से। अच्छा बताइए, आंध्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं, 22 मई को, है ना, 22 मई को हम आंध्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो क्या कारण है जलवायु परिवर्तन का, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण आदि, है ना। एक गैस जो धरा पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, मैंने आपको कल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आपको यदि मेरी स्पीड तेज़ लगती है तो आप सेटिंग्स में जाके स्पीड को आगे पीछे कर लीजिए, और यदि आपको मेरी स्लो लगती है तो आप फास्ट करके भी सुन सकते हैं। साथ में आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है इस पुस्तक का, तो आप या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या फिर आप उसको किसी डायरी में या रजिस्टर में अपना थोड़ा सा नोट्स की टाइप में शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना। और यदि आप चाहें तो आप एग्ज़ाम से पहले एक आध बार इसको 1.5 या 1.7 या 2x पर जा कर के आप इसको तेज़ी से सुन सकते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। उस समय मैं इसका आपको फिर से करवा दूंगी, ठीक है। आगे देखिएगा, वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है, जबकि वायु प्रदूषण के लिए कौन सी है, तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन गैस का निस्सारण होता है वह कौन सी है, मीथेन। कौन सी है, मीथेन। आगे देखिए, वैश्विक ऊष्मन से के फलस्वरूप बारंबारता, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप बारंबारता और प्रचंडता बढ़ती जा रही है, किसकी, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता चला जा रहा है। तो देखिए, एक तो ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ती चली आ रही है, समुद्री जल का स्तर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान, ये सब आदि की बारंबारता बढ़ती चली आ रही है और ये प्रचंड होते चले आ रहे हैं धीरे धीरे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार, IPCC मीन्स ये है आपका अंतर सरकारी पैनल। देखिए इसके अनुसार वर्ष 1990 से
2100 यानी 1990 से 2100 के मध्य तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये आपकी हो सकती है 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1.4 से आपकी जो वृद्धि है 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है। आगे देखिए, आईपीसीसी के अनुसार 1990-2100 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि का अनुमान कितना है, यानी समुद्र की जो सतह है वो कितना ऊपर बढ़ जाएगी। तो ये आपकी 0.33 से 0.45 मीटर तक बढ़ सकती है, और ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, काफ़ी गलत है, क्योंकि इससे काफ़ी जो एरिया है धरती का, काफ़ी जो क्षेत्र हैं तटीय क्षेत्र, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका डेटा है 0.33 से 0.45। देखिए, कल हमने इस पुस्तक में से आपका ये देखिए मानव एवं पर्यावरण जो आपका यूपीएचईएससी से रिलेटेड है, इसमें हमने पहले वाला जो आपका था मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, ये हमने सारा पढ़ लिया था। और अब मैं जो आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ वो उसके आगे से स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड पॉइंट भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। देखिए, कल हमने सारा कुछ कर लिया था कवर। आज हम प्रदूषण एवं उसके प्रकार यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रदूषण एवं उनके प्रकार, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका जो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, उसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है, आप देखिएगा आपके सिलेबस में पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण, उसके अंतर्गत ये शामिल है। कल मैंने काफ़ी कुछ टॉपिक सेकंड वाला भी कंप्लीट करा दिया था, कंप्लीट नहीं बोलूँगी, मतलब करा दिया था, लेकिन अभी मैं उसके आगे का करा रही हूँ। देखिए, प्रदूषण एवं उसके प्रकार। तो देखिए, प्रदूषण भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। तो देखिए, आगे देखिएगा, प्रदूषण या प्रदूषक के प्रकार, है ना। प्रदूषक के प्रकार कौन कौन से हैं? मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है आपका एंथ्रोपोजेनिक और दूसरा है आपका जैव विघटित प्रदूषण। तो देखिए, ये जो आपका होता है एंथ्रोपोजेनिक, ये आपका मानव गतिविधियों से यानी मानव के द्वारा फैलाया जाता है ना। और दूसरा होता है आपका जैव विघटित प्रदूषक, यानी कि मल मूत्र, वाहित मल या कचरा, जैव से, जीवन से संबंधित है। और मतलब ये आपका मलमूत्र, वाहित मल, कचरा, ये सब आपका जैव विघटित, जब विघटन होता है इनका उस समय फैलता है, और दूसरा जब मानव अपनी गतिविधियों से फैलाता है। तो देखिए, हम आगे पढ़ते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है। देखिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, सामान्य तौर पर प्रकृति पर नकारात्मक मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। यानी ये जो प्रदूषण है कौन फैलाता है? मनुष्य ही फैलाता है अपनी मानवीय क्रियाओं के द्वारा। मानवीय क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक या आपके रासायनिक एवं जैविक कचरे को ही एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। जो भी रासायनिक, जैसे मान लीजिए फैक्ट्रियों से निकलने वाला आपका जो धुआं है, या फैक्ट्रियों से निकलने वाला आपका जो केमिकल है, या आपका जो भी जैविक कचरा है, ये सब आपका क्या है? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहलाएगा। आगे देखिए, जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति में अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसीलिए मानव जनित जैव अनिम्नीयकरण प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इनका जो अपघटन है बहुत धीरे धीरे होता है। तो क्या होता है कि जब आपके एनवायरनमेंट में फैलते हैं तो ये उसको प्रदूषित कर सकते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण में हो, चाहे वो आपको वायु को दूषित करे, या किसी भी प्रकार से। आगे देखिएगा, जैव विघटित प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र या आपका वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक या निम्नीकरण जैसे कि घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र,
सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह से अपघटन कर दिया जाता है। इसीलिए जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कौन किस टाइप के जो आपके प्रदूषक हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। मान लीजिए प्रश्न बन जाए एंथ्रोपोजेनिक या जैव विघटित प्रदूषक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका जैव विघटित प्रदूषक। अतः वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उदाहरणतः रबड़ जैव निम्नीकरणीय है, मतलब इसका जो है अपघटन हो जाएगा। लेकिन यदि हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो यह नहीं है। पर्यावरण के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है ना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपका भूमि प्रदूषण। एक तरह का प्रदूषण वैसे और होता है जिसे हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आगे देखिएगा। वायु प्रदूषण, सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और ये मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए उसके बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, साथ ही सभी जीव जंतुओं आदि पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए आप कैसे कणिका तत्व ये इन्होंने दिखाए हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा आपकी ये देखिए वाहन है, इससे निकलने वाला धुआं वगैरह है ना, आग है ना, या कारखाना है, या आपका भवन निर्माण है, तो इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं है ना, यही सब आपके क्या है, कणिका तत्व कहलाते हैं, जो कि हमारी वायु में मिश्रित हो जाते हैं और इसकी वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। आगे देखिएगा, वायु प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक और मानव जनित स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक में कौन से हैं, या प्राकृतिक में कौन से हैं? वनाग्नि, वनों में आग लग जाना, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी का फट जाना, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें। दूसरा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। इसी तरह से हम देखते हैं मानव जनित प्रदूषण में, मानव जनित स्रोत तो कौन से आपके, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से, कौन कौन से, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार के गैसों व धुओं की उत्पत्ति। दूसरा है आपका, इससे क्या होता है, क्या निकलता है, इनसे निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx और CO2। इसी तरह से प्राकृतिक स्रोत से क्या निकलता था आपका, वनाग्नि, ज्वालामुखी उद्गार, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। इन सब क्रियाओं से ये गैसेस निकलती हैं। इसी तरह से मानव जनित जो है आपका, ये कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है ना, इन सबको जलाने से ये गैसेस निकलती हैं। कौन कौन सी, CO2 और NOx। आगे देखिएगा, वायुमंडल में वर्षा एवं ठोस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है ना, यदि वर्षा हो जाए है ना, एवं ठोस द्वारा धुआं, धूल, गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, कितने, 2 माइक्रोन से कम होता है, वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं हो पाते हैं और ये हमारे उसमें वायु प्रदूषण ही फैलाते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया भी था पीछे है ना, तो ये किससे बनता है, स्मोक और फॉग के मिलने से बनता है। स्मोक इज इक्वल्स टू स्मोक प्लस फॉग है ना, विच क्रिएट्स फर्दर NOx, O3, ओजोन एंड PAN। ठीक है, अभी हम इनके बारे में सब पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा यानी कि स्मॉग वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती हैं। अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं।
है ना, किनको जन्म देती हैं, ये द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इन्हें द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा उत्पन्न होता है। देखिए पेन, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी की फुल फॉर्म है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखिए इसका पूरा नाम आपको दिया गया है पेरिऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और आपका ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाता है ना, इससे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है उसको क्षति होती है। दूसरा आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे के विकास में इससे कमी आती है, किससे, पेन से, है ना। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली का अवरोधक होता है। इसके साथ ही ये एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव डालता है, मानव नेत्र में जलन और उत्तेजना का कारक होता है। जो इंसान की जो ह्यूमन आइज़ होती हैं उनमें इरिटेशन होती है, आइज़ रेड हो जाती हैं, जलन होती है। आगे देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा, जहाँ भी धूम्र कोरा वर्ड आए वहाँ पर आप समझ लीजिए स्मोक की बात हो रही है। तो धूम्र कोरा खास तौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ओजोन O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है, यानी पेन से बनता है। किस किस से बनता है स्मोक, NOx, O3 और पेन से बनता है। मुख्यतः ये ऑटोमोबाइल्स निर्वातक में हाइड्रोकार्बन्स HC तथा NO रहता है, एवं ये शहरी क्षेत्रों में O3 तथा पेन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा ये आपके वाहनों का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से उनमें से आपके जो जले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पे पेन अधिक मात्रा में शहरों में पाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन आदि उपस्थित रहते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, मेट्रोपॉलिटन जो शहर होते हैं आपके, उनमें जो गाड़ियाँ चलती हैं, यातायात एवं औद्योगिक कारखानों से। ठीक है, क्या क्या निकलता है ये यहाँ पर है। मनुष्यों में से आँख, नाक, गले में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरिऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं, है ना, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस हो गया, उसके बाद ही ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपके बनते हैं। इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इनसे बनने वाले वायु प्रदूषण के पर्दे भूरे नारंगी जैसे को क्या प्रकाश रासायनिक धूम्र या कोहरा कहते हैं, है ना। और ये कैसा होता है, भूरा नारंगी सा एक वायु प्रदूषण का एक पर्दा सा बन जाता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। NO कैसे बनती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। ये गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, जो कि भूरे रंग की गैस होती है और तीखी गैस होती है। इसकी गंध कैसी होती है, तीखी होती है, और इसका रंग जो होता है वो आपका भूरा होता है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO2 तथा नवजात ऑक्सीजन का एक एक परमाणु बना लेती है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नवजात ऑक्सीजन O2 बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती है। अब देखिएगा, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, सूर्य की तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन O3 बना लेती है। उसके बाद O3 पत्तियों में घुले रंध्रों यानी ओपन स्टोमेटा द्वारा पर्ण मध्योतक यानी कि मीजोफाइलज्यूजी की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। पेरिऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं, अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर यही आपका पेन फिर से बना लेते हैं। आगे देखिए,
द्वितीयक वायु प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट आपके कौन कौन से हैं? एक है आपकी ओजोन O3, एक है आपका पैन, तीसरा है आपका स्मोक। ये तीनों ही आपके सेकेंडरी प्रदूषक हैं। बाकी सारे जितने भी बचेंगे वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएंगे, यानी प्राथमिक प्रदूषक हो जाएंगे। बस आप 3 याद कर लीजिए, है ना। OPS, है ना, ओल्ड पेंशन की मांग की जाती है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसे ध्यान रख लीजिए। OPS यानी कि ओजोन 3, पैन और आपका स्मोक, ये तीनों क्या है? सेकेंडरी आपके एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को ये बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य की आंखों में पैन बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करती है। यह आंखों को प्रभावित करने वाली एक शक्तिशाली उत्तेज्य होती है। पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं और वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पैन तथा O3, OPS का था, पैन तथा OP मिलकर क्या करते हैं? ये धुंध बना लेते हैं, है ना, छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं और फिर ये वायु में जब मिल जाते हैं पैन और O3 तो ये धुंध बना लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं क्या? ह्यूमेलिन। क्या कहलाते हैं? ह्यूमेलिन। मानव को हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। आगे देखिए, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत क्या है? तो ये है आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन का मूल स्रोत है किसका है? वायु प्रदूषण का, क्योंकि इनके जलाने से हमारी वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश रसायनी धूम्रकोरे के बनने के समय एक उत्पन्न होता है क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? जेट विमान। जब आपका जो जेट विमान होता है ये जब उड़ता है ना, जब ये अपनी उड़ान भरता है और साथ ही जब ये उतरता है तो उस समय ये सर्वाधिक जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे देखिए, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिए, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या कहलाती है? तो ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO कहलाती है। किससे? मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन आपकी गैस होती है। आगे देखिएगा, और भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है किससे? तो आपका होता है चमड़ा उद्योग से सबसे ज़्यादा रासायनिक केमिकल प्रदूषण आपका होता है। आगे देखिए, अम्लवृष्टि का क्या कारण है? तो अम्लवृष्टि का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अम्लवृष्टि मतलब एसिड रेन किस कारण से होती है? आपकी SO2 तथा NO की वजह से आपकी क्या होती है? एसिड गैस होती है। और इससे क्या होता है कि जब ये हमारे मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, इमारतें जो होती हैं, उन पे जब गिरती है तो यह उनको ख़राब कर देती है। जैसे हम ताजमहल के लिए सुन रहे हैं ना कि ताजमहल हमारा पीला पड़ता चला जा रहा है, ख़राब होता चला जा रहा है, तो ये इसी वजह से है। नेक्स्ट देखिएगा, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। कैसे? कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें SO2 वगैरह होती है, उसी से ये आपकी अम्ल वर्षा होती है। तो इसका मेन जो स्रोत है वो क्या है आपके? वो आपके कारखाने हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। कहाँ पर होती है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा? तो ये आपकी नॉर्वे में होती है। कोल दहन से उत्पन्न प्रदूषक है कौन सा? फ्लाई ऐश। कोल दहन से, यानी कोल दहन जब हम करते हैं तो कौन सा प्रदूषक होता है? तो वो आपका है फ्लाई ऐश। आगे देखिएगा, प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ये आपके प्राथमिक हैं। एयर पॉल्यूटेंट देखिए, CO2, SO2
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका ये है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, CO2 एंड SO2। नेक्स्ट देखिएगा CO2। अब ये कैसी होती है? तो ये आपकी रंगहीन तथा अति विषैली गैस होती है। कौन? CO। जबकि अगर हम CO2 की बात करें तो यह आपकी कैसी होती है? रंगहीन होती है, और CO भी आपकी रंगहीन होती है, और ये गंधहीन गैस होती है। ठीक है। और ये आपकी SO2 कैसी होती है? तीव्र गंधयुक्त होती है, इसमें तीव्र गंध होती है और तीक्ष्ण विषैली गैस होती है। कौन सी? SO2। तो विषैली गैस कौन कौन सी हो गई? एक तो आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई CO। इसी को CO को ही आपकी दम घोटू गैस भी कहते हैं। अब देखिए जो आपकी ये गैस है CO, ये मुख्य वायु प्रदूषक, आगे देखते हैं। ये देखिए CO आपकी मुख्य वायु प्रदूषक है, और इससे क्या होता है? ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए हम इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम कहते हैं CO गैस को। ठीक है। आपने सुना होगा प्राय कि अखबार वगैरह में निकलता रहता है कि अंगीठी जला के ग्रामीण लोग सो गए और उस कमरा बंद करके, तो उससे क्या हुआ? जितने भी लोग वहाँ पर सो रहे थे उन सभी की रात में मृत्यु हो गई, और उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे उसको वो अपनी श्वसन के द्वारा अंदर लेते गए, और उससे क्या है? उनके वो हीमोग्लोबिन में जाके उन्होंने जो है अंदर क्या कर दिया? विष उत्पन्न कर दिया धीरे धीरे, और उन्हें पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे वो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये क्या है? दम घोटू गैस है आपकी CO। आगे देखिए, ये देखिए अब CO2। ये देखिए ये ग्रीन हाउस की मुख्य गैस है। कौन सी? CO2 है ना। मुख्य गैस कौन सी है? CO2। जबकि एयर पोल्यूशन की कौन सी है ये? तो आपकी है CO। अब देखिए कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे देखिए SO2 कारखानों आदि में कोयला या तेल जैसी चीज़ों का जलाने से इसका निर्माण होता है SO2 का। इसका उपयोग पेपर उद्योग में, ऊन एवं रेशम की वस्तुओं में विरंजक के रूप में भी किया जाता है। किसका? SO2 का। देखिए CO जो है आपकी, ये आपकी सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। मतलब CO आपकी CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का एक मुख्य वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो वायु प्रदूषण है उसका एक मेन एलिमेंट है। ये गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है एवं व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। आगे देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए अब ये CO के ही बारे में यहाँ बात हो रही है। ये क्या है? रंगहीन एवं अति विषैली गैस है, प्राथमिक वायु प्रदूषक है, मानव जनित स्रोत है, ऑटोमोबाइल से इसका उत्सर्जन होता है, बायोमास से होता है, बायोमास दहन से। ये रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़ाव करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, रक्त के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता में कमी करती है। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? यह है ज्वालामुखी एवं देवाग्नि, है ना। और वायुमंडल में अल्पकाल के लिए विद्यमान रहती है, उसके बाद ये CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। आगे देखिए जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। कितने से अधिक? 50% से अधिक CO2 जब आपके हीमोग्लोबिन में मिल जाती है तब ये कह रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? देखिए नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इन्होंने कुछ पॉइंट दिए होंगे, उसके हिसाब से ये ऑप्शन आ रहा होगा नमक, तो इसको आप मत कंसीडर करिए फिलहाल।
क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। आगे देखिए, वह प्रदूषक जो श्वसन तंत्र में जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है, कौन कौन सा है? तो यह है आपका वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ये आपके श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है। वह प्रदूषक जो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। वह प्रदूषित करने वाली वस्तु जो परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है ना। तो परिवहन क्षेत्र से कौन कौन सी की जाती हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, कौन कौन सी हैं बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अब उधर ऑप्शंस दिए होंगे तो उसके हिसाब से ये जो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ऑप्शन होगा, इसीलिए नहीं पूछा है ना, इसीलिए उत्तर दे रहे हैं। अच्छा बताइए, CFC जो है, ये मैंने आपको अपनी सीरीज़ में बताया था, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये आपकी होती है AC से और रेफ्रिजरेटर्स से। ठीक है, आगे देखिएगा, मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ये भी छोड़िए क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, तो नहीं तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, इसे आप रहने दीजिए। पता चला कि अगर ये आपने ऑप्शन देख लिया तो आप उल्टा लगाए आएंगे कि मृदा प्रदूषण का स्रोत है, इसीलिए इसे आप रहने दीजिए। आगे देखिए, ये गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना या 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है। कौन सी? CO। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन तंत्र से होता है। दबाव युक्त CNG तथा द्रवित LPG गैसों के प्रयोग एवं ऑटोमोबाइल व औद्योग संयंत्रों से फिल्टर लगाकर इस समस्या को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो हमारे फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके ऊपर फिल्टर लगा के, तो उससे क्या है, ये CO2 जो है इसको काफ़ी हद तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तथा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इनके प्रयोग से है ना भी आप इससे काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में CO होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ऐसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। बेंजीन, निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक एवं कैंसर कारक होता है। क्या? निकोटीन। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को जन्म होता है। आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि जैसे रोग हो जाते हैं जो कि श्वसन संबंधी होते हैं। भारत में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध कर दिया गया है और 200 रुपये तक का इस पर जुर्माना है। दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है और धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों के दहन की प्रक्रिया घट जाती है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। वाहनों के लिए उत्सर्जक प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी की, कौन सी कमेटी? भूरे लाल कमेटी। ये किस लिए बनी है? वाहनों के लिए उत्सर्जन प्रतिमान लागू करने के लिए। इसने अपनी कई अनुशंसाएं दी हैं जिनमें केंद्र व राज्य सरकारों को ये सुझाव दिया गया है कि वे पाक्षिक तौर पर नियमित प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाएं और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों की पहचान करें। इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर में एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर विकसित करे ताकि पूरे देश में प्रदूषण का स्तर समान हो सके। साथ ही कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि अगर अत्यधिक धुआं उगलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस रद्द करते वक्त प्राइवेट वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए। आगे देखिए, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद यानी कि
बाय प्रोडक्ट्स के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होती है। किससे? जब हम कोयला आधारित विद्युत संयंत्र यानी विद्युत उत्पादन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो फ्लाई ऐश का इससे निर्माण होता है। ये प्रश्न बन सकता है आपका इस तरह से। फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हैं। इनमें से कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में, कंक्रीट उत्पादन में, पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानांतरण के रूप में किया जाता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी गहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। किन में होते हैं? जीवों में, है ना, प्राणियों में। और किससे? फ्लाई ऐश से। ठीक है, ये कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। ठीक है, आगे देखिए। फ्लाई ऐश, अब इससे क्या लाभ होते हैं? इसके लाभ भी हैं और इसकी हानियां भी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की, सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। किससे? फ्लाई ऐश से। भूमि भराव व खानों के भराव में ये यूज़ होता है। खेतों में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। फसलों की पैदावार अधिक होती है। तो कृषि के क्षेत्र से ये लाभदायक हो गया फ्लाई ऐश। अब हानियाँ देख लीजिए आप। हानियाँ क्या क्या हैं? श्वसन तंत्र के रोग यानी श्वसन संबंधी रोग, वायु की गुणवत्ता में कमी आती है, पौधों की पत्तियों में जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में ये बाधा उत्पन्न करता है। पौधे की पत्तियों में जमा हो जाता है जिससे जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिएगा, ये पौधों की पत्तियों में जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर या अन्य कण निस्संदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किसको? फ्लाई ऐश के बारे में अब बात हो रही है। आगे देखिए, गैसीय व कणीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जो कालिक के साथ मिश्रित कणिकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को फिल्टर बैग कहते हैं या बैग फिल्टर कहते हैं। जो चिमनियों के ऊपर, जो चिमनियाँ धुआं फेंकती हैं, इनके ऊपर जो ये लगाए जाते हैं, इनको हम फिल्टर बैग कहते हैं। 50 माइक्रोन से कम व्यास वाले कणीय पदार्थों को पृथक करने के लिए फिल्टर बैग का प्रयोग किया जाता है। 50 माइक्रोन से कम व्यास वाले जो भी कण होते हैं, आपके कणीय पदार्थ होते हैं, इनको पृथक करने के लिए 50 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणीय पदार्थ को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर या वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जबकि साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। इसके फलस्वरूप ठोस कणीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। कणीय पदार्थों से मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। इन शॉर्ट, साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ किया जाता है 50 माइक्रोन से बड़े आकार के कणीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए। देखिए, वायु प्रदूषण जो होता है इसका बहुत अधिक प्रभाव लाइकेन पे भी पड़ता है। लाइकेन, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं, प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। कौन? लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। शैवाल तथा कवक से किसका निर्माण होता है? लाइकेन का। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं।
ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए नगर के समीप नहीं पाए जाते। मीन्स जहाँ पर लाइकेन है, समझ लीजिए वहाँ की जो वायु गुणवत्ता है सही है, अच्छी है, और जहाँ पर खराब होगी वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जिसे अब हम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? ये एक प्रश्न बन गया आपके लिए। तो ये है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। क्या? NAQI, NAQI। आगे देखिए, यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल का आरंभ किया गया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु, कौन सा? वायु, VAIU, वायु वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में। ये क्या है? वायु क्या है? मान लीजिए जाता है तो ये क्या है? वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक प्रणाली है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण PM10 और PM2.5 है, सल्फर डाइऑक्साइड है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। SO2, NO2, PM10 और PM2.5 दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक हैं। इंडोर वायु प्रदूषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इंडोर मतलब जो घरों के अंदर प्रदूषण पाया जाता है। रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस, रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। आगे देखिए, रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। किससे होती है? रेडियम से। फेफड़ों का कैंसर इससे हो सकता है, रक्त कैंसर हो सकता है। रेडॉन गैस मृदा से यानी मिट्टी से प्राकृतिक रूप से निकलती है। अभी देखिए क्वेश्चन बन गया कि मिट्टी से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपकी है रेडॉन गैस। कौन सी है? रेडॉन गैस। शहरों में वायतन की कमी के कारण, मीन्स वेंटिलेशन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर ये गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। कौन सी? आपकी ये रेडॉन गैस। आगे देखिए, सामान्य स्थितियों में पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? सामान्य स्थितियों में पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक कौन से हैं? लाइकेन, है ना। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं। कौन से हैं? जैव विघटित प्रदूषक। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन आदि। देखिए यहाँ पे आपका ये वायु प्रदूषण का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड ले रहे हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, यूट्रिफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रिफिकेशन किससे संबंधित है? जल से, वायु से, ध्वनि से या आपका मृदा प्रदूषण से? बताइए। तो ये है आपका जल प्रदूषण से रिलेटेड। क्या? यूट्रिफिकेशन। अब देखिए, जल में अननेचुरल प्रोसेस से अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फॉस्फेरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रिफिकेशन है। किस किस की मात्रा बढ़ जाए? नाइट्रोजन की बढ़ जाए और फॉस्फेरस की बढ़ जाए तो ये आपका क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा
घट जाती है। देखिए, जो हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट होते हैं ये अपघटित होने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, यानी जो हमारे जल निकाय होते हैं, तालाब है या आपका समुद्र है या कुछ भी है, तो लेक है मान लीजिए, कोई झील है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, घुलनशील ऑक्सीजन का ये यूज़ करने लगते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो घट जाती है। अब देखिए, उसके बाद घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से क्या होगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी। भाई बीओडी जब आपका कम हो गया तो क्या होगा, डिजॉल्व जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी मांग बढ़ जाएगी। देखिए, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाएगी। बीओडी का अधिक होना क्या दर्शाता है, बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमण को होने का दर्शाता है। मतलब इफ़ बीओडी इज देयर, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब क्या है, डिमांड है ना, तो इसका मतलब जल कैसा है, संक्रमित हो गया है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर घुलनशील जो आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो कम हो गई है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज, है ना, की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है। O2 का उपयोग भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन DO की मात्रा घट जाती है। अतः O2 की मात्रा को बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। यानी अगर आपकी O2 ये अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, अपशिष्ट की मात्रा भी बढ़ गई है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, इसी मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD कहते हैं। BOD ऑक्सीजन का मापक है, अतः जहाँ उच्च BOD होगा वहाँ पर निम्न DO होगा। यानी कि जहाँ पर BOD ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। तो भाई क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसीलिए तो ज़्यादा है। तो दिस मीन्स देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन योर BOD एंड DO। नेक्स्ट देखिए, मात्र कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव जैसे एनेलिड तथा कुछ कीटों के डिंब बहुत ही अधिक प्रदूषित तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं। अब देखिए, कम DO वाले जल में कौन से जीव जीवित रह सकते हैं, एनेलिड। कौन से, एनेलिड। इनको प्रदूषक जल की सूचक प्रजातियों के रूप में पहचाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस जलाशय में DO का मान, डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान 8.0 mgl से नीचे हो जाता है उसे संक्रमित जल की श्रेणी में माना जाता है, और वहीं पर ये एनेलिड जो हैं आपके पाए जाएंगे। और देखिए, जब इसकी जो मात्रा है 4.0 mgl से और ज़्यादा कम हो जाती है तो इसे हम अत्यधिक प्रदूषित जल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, BOD इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मीन्स बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी नाम क्या है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। मुख्य इकाई क्या है, जल प्रदूषण के मापन की है ये। अधिक मात्रा क्या है, जल संक्रमण का सूचक है कि जल में संक्रमण हो गया है। अवधारणा, कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि जब हो जाती है तो ये उत्पन्न होता है, अपघटन की दर में इससे वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि हो जाती है जब कार्बनिक अपशिष्ट के द्वारा अपघटन के समय ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि होती है। तो इससे क्या होता है, घुली ऑक्सीजन यानी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा जो है कम हो जाती है। ठीक है, सो BOD और आपका जो DO है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। आगे देखिए, गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कहाँ से कहाँ तक है तो ये आपकी सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाया जाता है। क्या, सबसे ज़्यादा BOD कहाँ पाया जाता है, गंगा नदी में पाया जाता है और कानपुर से प्रयागराज के मध्य। क्यों, क्योंकि कानपुर में काफ़ी सारी चमड़ा फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे जो निकलने वाले रासायनिक हानिकारक हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से गंगा नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण BOD अधिक होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है।
जो भूमि के अंदर जो जल होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उसमें क्या पाया जाता है, आर्सेनिक। ये पृथ्वी पर अनेक स्थानों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। भारत में कई जगह पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेड रॉक, प्रकृति में पाए जाने वाले क्या, बेड रॉक, देखिए इंपॉर्टेंट हो गया, से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है तथा आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट, कौन सा, ब्लैक फुट नाम की बीमारी हो जाती है। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। ऊपर भी मैंने आपको ये बताया था वीडियो में। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी आपके पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। तो कैसे कैसे, एक तो आपका आर्सेनिक रसायनों के द्वारा और एक आपका खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा। तो भूमिगत जल, जैसे ये आपकी धरती है तो इसके अंदर जो पानी है उसमें क्या होता है, आर्सेनिक, ठीक है। और जो ऊपर है, उस जो जल है उसमें प्रदूषण का क्या वो है, BOD है। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक है। मतलब जो आपकी आर्सेनिक है उसको कौन से पौधे जो हैं आपके बेहतर रूप से इसका शोषण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, धान के पौधे। आर्सेनिक भूजल के जरिए यह अनाज में पहुंच रहा है। इससे समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि ये हमारे, क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है तो ये अनाजों में पहुंच जाता है और इससे पूरी की पूरी जो आपकी खाद्य श्रृंखला है वो आपकी प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट देखिए, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है ना। ये कहाँ पर, जो आपका भारत है, इधर जो आपका बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल, और आपका साथ ही जो बांग्लादेश है, इधर बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, आर्सेनिक मिलता है ना। भारत में सर्वप्रथम 1983 में 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। भारत में 7 राज्यों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं लकड़ी का चूल्हा, केरोसिन तेल वाले हीटर या लकड़ी का चूल्हा। जो गांव के जो घर होते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड इनसे निकलता है और ये इसके प्रमुख प्रदूषण के स्रोत होते हैं, लकड़ी का चूल्हा और केरोसिन का तेल। अब मान लीजिए 4 ऑप्शंस दे दिया आपको और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किससे ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण फैलता है या निकलता है या होता है। वह वायु प्रदूषण जो मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, धुआं, सूत या कालिक। बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण क्या है भाई, प्राकृतिक कारण है, ज़मीन के अंदर है क्योंकि भूमिगत जल में है, तो ये प्राकृतिक हो गया। भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये है आपका अशोधित वाहित मल, है ना। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का कारण क्या है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, सड़क परिवहन। और गांव में भी बताया था लकड़ी का चूल्हा आदि। पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल क्या है, बायोगैस। मानव को कैंसर हो सकता है सीसा प्रदूषक के कारण, अन्य भी कारण हो सकते हैं। एक प्राकृतिक खतरा नहीं है, ये रहने दीजिए क्योंकि ये ऑप्शंस कई सारे दिए होंगे तो उसमें से इन्होंने मेन एक 1 लाइनर के फॉर्म में उठा लिया है, ये रहने दीजिए।
दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलती है, हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है ना। और इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल। कहाँ से? गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबी मार्ग में जो ये बहती हुई जाती है, इसको हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है ना, अगर हम औद्योगिक मलबे से बात करें। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए यह उद्योग ही उत्तरदायी है। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश पेयजल की गुणवत्ता का स्तर इनमें बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या खुले कुएं, जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। भूजल में क्या होता है? आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, जो कि जानलेवा रासायनिक तत्व होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, भूजल में कौन कौन से जानलेवा रसायन होते हैं? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। नोक-नी संलक्षण, कौन सा? नोक-नी संलक्षण फ्लूराइड के प्रदूषण के रूप में के द्वारा उत्पन्न होता है। जो आपका फ्लूराइड होता है उससे क्या हो जाता है? नोक-नी। ठीक है। यद्यपि फ्लूराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो कि मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसकी जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है, तो इससे क्या होता है? हमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और अधिक फ्लोराइड के कारण क्या हो जाता है? आप देख सकते हैं, कुबड़ पीठ यानी हम बैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे जो आपकी मेरु रज्जु होती है उसमें भी कमजोरी आ जाती है और हड्डियों के जोड़, विशेषकर मेरु रज्जु में। पैरों के मुड़ने, बैंडिंग का कारण भी ये होता है, जिसे हम नोक-नी संलक्षण कहते हैं। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देता है। जैव शौचालय मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बायो टॉयलेट्स होते हैं, आपने सुना होगा बायो टॉयलेट्स कैसे अच्छे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ देते हैं, विखंडित करके उसे पानी में और गैस में चेंज कर देते हैं। कौन सी गैस में? मीथेन गैस में। अब देखिए, ये हो सकता है कि बायोगैस से कौन सी बायो टॉयलेट से जो विखंडन होता है उससे कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आपकी मीथेन है। पानी का टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से फिर साफ कर लिया जाता है पानी को, और जो गैस होती है वो क्या होती है? वो वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है। वर्तमान में समुद्र में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का विषय है। CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। कौन सा? CO2 के लिए समुद्र एक भंडार गृह का कार्य करता है। मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पादित 1/3 CO2 को अवशोषित कर लेता है। कौन? समुद्र। जलवायु परिवर्तन हेतु ये बफर जोन की तरह काम करता है। समुद्र अम्लीयता में यह बढ़ोतरी प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग, आप जानते होंगे ना, प्रवाल भित्ति। बताइए सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? तो ये आपकी विश्व में ऑस्ट्रेलिया में है। और हमारे इंडिया में आप देखते हैं जो लक्षद्वीप है वो भी आपका कोरल से बना हुआ है, मूंगे से। तो देखिए, प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग की घटना के लिए उत्तरदायी है। क्या होता है कोरल ब्लीचिंग? महासागरों में बढ़ते अम्लीकरण के कारण कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का प्रभाव प्रवाल भित्ति एवं डिंभक पादप प्लवकीय वाले प्राणियों पर पड़ेगा। जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि के प्रमुख कारकों में क्या है? ज्वारनदमुख से पोषक तत्वों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह शामिल है। नदियों एवं वर्षा द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक, उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि
समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग कौन देता है? तो देता है कृषि क्षेत्र की गतिविधियाँ, क्योंकि उसमें हम केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जल प्रदूषण होता है और सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान है। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम कौन सा है? वाटर शेड विकास उपागम। मिनीमाता, जापान में मिनीमाता आपदा आई थी, और ये क्यों आई थी? पारा के कारण, क्योंकि जो पारा था वो मछलियों में था पारा, और उसी को फिर ह्यूमंस ने, लोगों ने वहाँ के मछलियों को पकड़कर जब उन्होंने कंज्यूम किया तो उसके बाद उनमें एक बीमारी फैल गई जिसे कहते हैं मिनी माता। और ये मिनी माता एक नदी थी, उसके अंदर ही ऐसा हुआ था, इसीलिए इसको मिनी माता आपदा कहते हैं। ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? मल जल का बहिर्स्राव। मल जल का बहिर्स्राव। अब देखिए, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के कार्य एवं अधिकार, इसे रहने दीजिए। 1948 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया। कब? 1948 जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसका उस समय वास्तविक नाम क्या था? अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन, IMCO, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 1982 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। कब? 1982 में, जबकि 1948 में इसका क्या था? आपका गठन हुआ था, और 1982 में ये जो है इसका नाम चेंज हो गया IMO। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका लंदन, ब्रिटेन में, IMO का। कब इसकी स्थापना हुई? 1948 में। इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? 1982 में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है ना। ये जो एजेंसी आपकी IMO क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन के सुरक्षा संबंधी उपाय करती है, पोतों से होने वाला जो भी समुद्री प्रदूषण होता है उसकी रोकथाम करती है। आगे देखिए, यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात और को सुविधाजनक बनाने का भी कार्य करती है। अब देखिए, महत्वपूर्ण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 जून। इसकी थीम क्या थी बताइए? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण नहीं है ये, पर्यावास है, पर्यावास, अक्टूबर का पहला सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अच्छा बताइए, जल दिवस तो होगा आपका 22 मार्च, और अगर आपका जैव विविधता दिवस तो 22 मई। ठीक है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व तंबाकू निरोध दिवस 31 मई, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व वन्य जीव दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्च। जल संसाधन, अब देखिए, जैविक संसाधन जीव मंडल किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है।
शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। यह प्राकृतिक रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है क्योंकि पीने योग्य जल पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अतः इसे संरक्षित करने हेतु कई उपाय किए जाते हैं। विश्व जल दिवस मनाना उन उपायों में से एक उपाय है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 1992 रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन UNCED की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और तब से ही हम 22 मार्च को क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। इस तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को पहला कब मनाया गया? 1993 22 मार्च को पहला मनाया गया क्या? विश्व जल दिवस। 2003 में UN वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा? 2003 से UN वाटर नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छ जल संसाधनों की सफाई व जल से संबंधित आपदाओं से के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या थी? अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था, यह आ गई, शांति के लिए जल। शांति के लिए जल। शांति के लिए जल। राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। यह तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। 2001 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था तथा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन्हें प्रदान किया गया था। किसको? राजेंद्र सिंह जी को। जल प्रदूषण एवं रोकथाम। जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे ताप व अन्य भौतिक कारकों द्वारा, पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों द्वारा, ऑक्सीकरण करके, ओजोन, आयोडीन एवं क्लोरीन के यौगिकों द्वारा। क्लोरोमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। किससे जल को हम साफ करते हैं? क्लोरेमीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस तथा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस जल शोधन की प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण के द्वारा भी जल का शोधन किया जाता है। ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इनसे बिना किसी खतरनाक रसायन के, जैसे कि क्लोरीन आदि के बिना ही आप जल को कीटाणु मुक्त कर सकते हैं और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रयोग से जल का स्वाद, महक और रंग पर कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी थी? MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था, है ना। और ये कब हुआ था आपका? 1986 में हुआ था। 1986 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। नेक्स्ट देखिए, पॉलीथीन की थैलियाँ बनी होती हैं पॉलीमर से। किससे? पॉलीमर से। जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती। क्या? प्लास्टिक नष्ट नहीं हो पाती है। 1992 में गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर ने खोज की थी। किसकी? पॉलीथीन की, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बनी होती है। एथिलीन का बहुलक क्या होता है? पॉलीथीन। एथिलीन का बहुलक क्या होता है? पॉलीथीन। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता किसका संकेत है? कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है जल। सीवेज से जल प्रदूषित हो रहा है, इसीलिए BOD जो है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिजॉल्व जो है वो बढ़ गई है। नदी जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किससे? ऑक्सीजन से। नदी जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की, कि उसमें कितनी ऑक्सीजन कम है या ज़्यादा है। गंगा नदी में BOD कहाँ से कहाँ तक सर्वाधिक है? कानपुर से प्रयागराज के बीच में। वह प्रदूषक कारक जो जैवीय रूप से अपघटित होता है, मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? लेड। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। अच्छा बताइए, हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? बताइए। पेंच कहाँ पर है? बताइए, कमेंट करिए।
गुरु घासीदास कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सब आगे आएंगे लेकिन फिर भी आप इनको पढ़िए। कोलकाता में पेयजल की में संख्या किसे कहते हैं, आर्सेनिक को सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर, कोलकाता में। शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी ज़रूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जा सकती हैं। इससे जल का संरक्षण तो संभव होगा ही, साथ में अपशिष्ट जल के प्रयोग को भी लाया जा सकता है। अपशिष्ट जल के प्रबंधन में राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राष्ट्रीय जल मिशन की, इसके तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्र जल का उपयोग पीने लायक या प्रयोग करने लायक बना सके। 30 जून 2008 को नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC की फुल फॉर्म बताइए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 30 जून 2008 को आरंभ हुई। राष्ट्रीय जल मिशन इसी कार्य योजना का एक भाग है। यह मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। इससे जल संरक्षण, जल के न्यायसंगत वितरण तथा जल के अपव्यय को कम से कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय जल मिशन 5 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति पर बल देता है। क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ किए जाते हैं, जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर, पीने वाले जल को। और ये क्या है, वाटर सेस एक्ट 1977 में चालू किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया, इंपॉर्टेंट है ये, और इसे 1988 में संशोधित किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट अभी मैंने बताया 1977 में, पहले यह जेके में लागू नहीं था लेकिन वर्तमान में ये पूरे भारत में ही लागू है। बालू खनन से नदियों का तंत्र प्रभावित होता है, नदियों की खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाती है। सैंड पंपों के कारण नदी की जैव विविधता पर भी असर पड़ता है। बालू खनन से नदियों का प्रभावपथ प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाओं की आवृत्ति में भी वृद्धि हो जाती है। नदियों में रेत खनन से निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, आसपास के जो एरिया होते हैं, उससे भूजल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। साथ ही भूजल प्रदूषित होता है। प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। बालू खनन के कारण नदियों की स्वतः जल को साफ कर सकने की क्षमता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण यहाँ आपका पूरा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की। अब ये आपका जो ध्वनि प्रदूषण है, इसको मैं अपना जो आप थर्ड पार्ट लेकर आऊँगी एनवायरनमेंट का, उसमें मैं आपका ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण है ना, और बाकी जो भी आपका बचा है इसमें, साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ये जो आपका UPHESC का जो एनवायरनमेंट का जो थर्ड सिलेबस में थर्ड पॉइंट मेन दिया गया है, वो सारा में आपका कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहीं पर मैं अपनी वीडियो को फ्रेंड्स एंड अप कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हो उनमें। थैंक यू, धन्यवाद।